जीवन को जटिल समझो तो उसे जीना कितना मुश्किल लगता है। एक पेड़ हर मौसम को अपनी नियति मानकर बड़ी सहजता से सब कुछ झेल लेता है। बस जरा सा अपना नजरिया बदलने से ही तो बात है। क्षण भर कुछ सोचकर वह उठी। सुधा की शादी के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। यह शादी से पहले या बाद में यह जिम्मेदारी तो उसे निभानी ही थी। यह सोचकर उसने सुधा की शादी में कोई कसर न छोड़ी थी। सुधा की शादी के बाद से व्योमस का श्रलोका से मिलना जुलना कम हो गया था। अब उनकी केवल फोन पर बातें होती। काम की अधिकता का बहाना बनाकर वह अक्सर मिलने की बात टाल जाता। श्रलोक ही कभी कभी उसके घर चली आती। एक दिन वह व्योमस के घर गई तो अचानक वहां एक अपरिचित नवविवाहित को देखकर चौंक गई। बड़ी सहजता से व्योमस की मां ने उसके कैतहूल को शांत किया। यह हमारी बहू मीना है। हाँ, व्योमस की पत्नी। वर्षों पहले व्योमस की शादी मीनू से हो गई थी। गौना नहीं हुआ था। सुधा की शादी के बाद इसका गौना करवा लाए हैं। श्रलोक को उनके कहे चंद शब्द ही सुनाई दिए। इससे आगे वह कुछ न सुन सकी। अपनी स्वार्थ के लिए कितना बड़ा छलाव किया था। व्योमस और उसके परिवार ने उसके साथ अपनी जिम्मेदारी का बोझ उतारने के लिए उन्होंने उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया था। वह उल्टे पैर घर लौट आई। कहने सुनने की कोई गुंजाइश न थी। सारी तस्वीर साफ हो गई थी। इस घटना के बाद वह हफ्तों रोती रही। जुलाई का महीना था। श्रलोक के लिए अपने को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले पति रोमस और राजू की मौत को उसने किसी तरह सीने पर पत्थर रखकर झेल लिया था। तब से दुनिया के सारे रंग उसके लिए फीके हो गए थे। आखिर वह जिए भी तो किसके लिए, यही प्रश्न उसके मन में कौंधता रहता। एक ही झटके में उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। रमेश ने स्कूटर पर ट्रैक्टर बस ने ही नहीं मारी थी। वह काल ने ही श्रलोक के भाग्य पर सीधा प्रहार किया था। किसी तरह अपने को फिर से समेटकर श्रलोक ने नई जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार किया था। वह होनी को कुछ और ही मंजूर था। 2 वर्षों तक श्रलोक के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले व्योमस ने एक कदम से नजरें फेर ली और मीनू के साथ गृहस्थी बसा ली। एक बार फिर से वह अकेले पड़ गई। उससे गहरा सदमा लग रहा था। उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद ही कर दिया था। रोमस की मौत पर अपनों ने श्रलोक का बड़ा मनोबल बढ़ाया था। इस बार कोई उसके साथ न था। कैसे दिल के टूटने की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। बस वह आंसू बनकर श्रलोक के आंखों से बह रही थी। न घर वालों की मर्जी से की गई शादी टिक सकी, न ही जांच परख कर दिल की आवाज पर मनपसंद साथी ने उसका साथ दिया। स्कूल के घर से आकर वह अपना कमरा बंद कर लेती और टीवी चलाकर छोड़ देती। वह घंटों आंसू बहाते हुए बेसुध पड़ी रहती। वह अक्सर सोचती रहती, भूरी पूरी गृहस्थी पहले एक पल में लुट गई। व्योमस को मजबूर सहारा बनकर एक बेल की तरह उसे उसका आश्रय पाना चाहा तो उसने उसे अपने से एक झटके में दूर फेंक दिया। वह फिर से अकेली उसी हाल में पड़ी थी। तभी श्रलोक के मन में हुक उठी। जीवन को जटिल समझो तो उसे जीना कितना मुश्किल लगता है। एक पेड़ हर मौसम को अपनी नियति मानकर बड़ी सहजता से सब कुछ झेल लेता है। बस जरा सा अपना नजरिया बदले ही की तो बात है। क्षण भर कुछ सोचकर वह उठी। उसने खिड़की से बाहर झांका। आसमान में घरे कादल बाले छाए हुए थे और वह कभी भी बरस सकता था। श्रलोक ने किसी तरह साहस जुटाकर कपड़े बदले और बाल संवारे। छाते लेकर वह कमरे से बाहर निकल आई। खुले आसमान के नीचे आसपास के पेड़ों को वह बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अपने होने का ढंग उसे बड़ा सुकून दे रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। श्रलोक ने अपने कदमों के पीछे नहीं मोड़ा।
उसने छाता खोला और आगे बढ़ गई। बारिश में भीगना उसे आज बहुत भला लग रहा था। कभी बचपन में इस तरह खुले आकाश के नीचे वे घंटों बारिश में भीगते रहे। आज इस उम्र में इज्जत की पत्नी सी छतरी लगाकर सर्वलोक बारिश का मजा ले रही थी। जितनी बारिश तेज हो रही थी उतनी ही सर्वलोक अंदर से हल्की होती जा रही थी। बारिश की बूंदे के साथ आंखों से झरते आंसू अलग पहचानने मुश्किल थे। बहुत देर तक बारिश में भीग कर वह घर लौट आई। दिल पर जमी पछतावे की परतें बारिश के साथ घुल गई थी। वर्तमान को उसके स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर वह अपने को बहुत सहज महसूस कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों। मेरा स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में।